सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। एक्चुअली ये फिजिकल का बड़ा अच्छा लेसन है। एक लेसन जो आपको फिजिकल के लिए बड़ी अच्छा बना के रखना है वो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें सारे बेसिक टर्म्स रहेंगे। लेसन स्टार्ट भी बेसिक से होगा और एंड भी बेसिक से ही होगा। इसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें रहेगी। सबसे पहले तो ये लेसन जो है बेसिक कंसेप्ट, इसमें हम लोग मूल कंसेप्ट देखेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। बहुत सारी चीज़ें, कंसंट्रेशन टर्म्स, डाइल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है इसमें बहुत सारे कवर हम लोग टॉपिक। फिजिकल का एक बहुत अच्छा पार्ट इसमें कवर होता है। तो हम इसकी स्टार्टिंग जो है हम लोग बेसिक कंसेप्ट से करते हैं। सम बेसिक टर्म्स है ना, बेसिक टर्म्स जो जिसका हमें नॉलेज है और होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं? जैसे इट्स अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम्स। न्यूट्रल एटम में लेना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। फिर सेकंड हमारे पास होता है एटॉमिक मास। ये क्या चीज होता है? प्रोटॉन एंड, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का समय। इट्स अ p प्लस एन नंबर, पी एन नंबर भी बोला जाता है इसको, एटॉमिक मास। एक ऐसी एवरेज एटॉमिक मास होता है, एवरेज एटॉमिक मास। तो उसमें हम लोग एवरेज कैलकुलेट करते हैं और दो एग्जांपल हमें लर्न करने होते हैं। कौन सा? एक क्लोरीन जिसका एवरेज एटॉमिक मास आता है 35.5 एंड दूसरा बोरॉन जिसका एवरेज एटॉमिक मास आता है 10.8। जिसका हम लोग परसेंटेज अगर देखें तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स है। कौन से? एक 35 वाला और एक 37। 35 75% होता है और 37 25%। एंड इसके लिए जो बी, इसमें 2 होते हैं 10 और 11। 10 वाला 19% और 11 वाला 81%। तो ओवरऑल इसका एवरेज ये निकल जाता है। बट इसी से रिलेटेड हमारे पास जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जाते हैं तो एक और टर्म होती है मास नंबर। अब मास नंबर में और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है? तो ये एक पर्टिकुलर एक एटम का रहेगा और ये सारे एटम्स का एवरेज रहेगा, ये डिफरेंस है। एक एटम के इनसाइड में कितना मास है उसका, तो इट्स अ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, न्यूक्लियॉन्स, जिसको हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम। एक एटम में उसके कितने न्यूक्लियॉन्स है? न्यूक्लियॉन्स यानी क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही है। बट ये बात हो रही है ओनली एक एटम की, और यहाँ पे जब हो रहा है तो ये सारे एटम्स का एवरेज निकाला जा रहा है। तो ये तो होल नंबर में हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, बट मास नंबर इज ऑलवेज होल नंबर। ये दोनों में डिफरेंस है कि मास नंबर इज ऑलवेज होल नंबर एंड दिस वन इज, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है और ये होल भी हो सकता है, इसमें इसका रूल है। आफ्टर दैट हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है मोलार मास। अब ये मोलार मास क्या होता है? तो मोलार मास हमारे पास या फिर इससे पहले कि हम लोग मोलार मास की तरफ जाए, हम लोग एटॉमिक मास ही ले लेते हैं। सारे एलिमेंट्स का एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कुछ की हमें नीड होती है। हाइड्रोजन का नंबर भी 1 है तो उसका मास भी 1 है। देन हीलियम 4 हो जाएगा। फिर हम लोग जाएंगे लिथियम 7, बेरिलियम 9, बोरॉन 11, 10.8 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19 एंड नियॉन 20। ठीक है। उसके बाद में हम लोग आते हैं सोडियम से स्टार्ट करते हैं। अगेन सोडियम 23 Mg 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फॉस्फोरस 31, तो सल्फर 32 एंड द क्लोरीन 35.5 एंड देन आर्गॉन 40। अगर आप इसमें देखिए तो सभी ना ऑड इवन नंबर में चलता है।
इसका 22 होना चाहिए था, बट 23 है। इसका उससे आगे जस्ट 24, इसका 26 होना चाहिए, 27 है, उसका 28, 31, 32, 34 होना चाहिए था, 35, 55, 35.5 एंड इसका 40। और इसका लन कर ले आगे, पोटेशियम का होता है 39 एंड देन कैल्शियम का होता है 40। तो आयरगॉन का भी 40 होता है और कैल्शियम का भी 40 होता है। देन कुछ और मेटल का लर्न करें तो उसमें अपने पास आ जाएगा कॉपर, Zn एंड Ag। ये 3 मेटल बड़े इंपॉर्टेंट है। बाकी सब जैसे Fe वगैरह का भी होता है, 56 होता है Fe का, क्रोमियम का 54 होता है, वो भी अपनी जगह पे है। बट हमें वो निकल का 58 होता है, तो वो गिवन रहता है या फिर उसकी उतनी नीड नहीं रहती। बट ये जो है इसको आप लोग लर्न कर लें। कितना 63.5, 65.4 एंड Ag 108, 107.9। तो ये कुछ एलिमेंट्स है जिसका आपको मास नंबर मीन्स एटॉमिक मास, ठीक है, लर्न होना चाहिए। उसके बाद में जब हम लोग आगे जाते हैं तो हमारे पास आता है मोलार मास। अब कुछ एटम कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल बनेंगे, और मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो उसका मोलार मास होगा। तो हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, दिस मॉलिक्यूल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, homoatomic and the heteroatomic. If two same atom combine together, they are called as homo, and different atom hetero. The number of atom combined to form a molecule is called as atomicity. कि कितने एटम कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बना है तो वो उसकी क्या हो जाएगी, एटोमिसिटी। तो कुछ डायटोमिक होंगे, ट्राइएटोमिक होंगे, टेट्राएटोमिक होंगे एंड सो ऑन, पॉलीएटोमिक भी होंगे। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हम लोग डायटोमिक से स्टार्ट करेंगे। H2, इसका एटॉमिक मास 1 है, बट हम लोग मोलर मास की जब बात करेंगे या फिर ओनली हाइड्रोजन लिख कर है तो उसका आंसर होगा 2, क्योंकि वो H2 हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन वो कभी सिंगल तो रहेगा नहीं। तो जब भी बोला कि एक हाइड्रोजन है या फिर हाइड्रोजन गैस है तो वो रहेगा H2 ही रहेगा। देन उसके बाद में जो गैस आएंगी N2, O2, Cl2, ठीक है। हाँ, तो N2 का कितना हो जाएगा, पहले उसके 14 और इसके 14, 28, 32, इसका 71, जो कि आप बना देंगे। F2 भी है इसमें एक, कितना होगा, 38 होगा, ठीक है। तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ट्राइएटोमिक ले लेंगे कुछ, ओजोन, ये सारे होमो के एटॉमिक के एग्जांपल हो गए। CO2, SO2, यानी कार्बन के 32, सल्फर के 32 और ऑक्सीजन के 32, इसका हो जाता है 64। तो ये तो देखते से लर्न हो जाना चाहिए कि CO2 44 है, SO2 64 है। NO2 का कलर और उसका मोलर मास दोनों लर्न रख लेना। कितना है ये, 14 + 32, इसके 32 और इसके 14, 48। और इसका कलर, यस इट्स रेडिश ब्राउन गैस है ना। NO2 एक गैस है, और ये एक्चुअली NO2 जो है ना, ये 46, इसका जो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबल करने के लिए डायमराइज हो जाता है। तो NO2 के फॉर्म में नहीं रहती, वो कभी भी N2O4 के फॉर्म में रहती है, ठीक है। ओके, तो ये डायटोमिक गैस है कुछ। उसके बाद में हमारे पास कुछ और एग्जांपल है एसिड के, लाइक HCl, HNO3, H2SO4, एसिडिक एसिड। कितना होता है HNO3 का, या फिर HCl का कितना होगा, इस 36.5, इसका 1 और इसका 35.5, और इसका हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का, और उसमें इसके 48। तो कितना हो जाता है HNO3 63 हो जाता है। H2SO4 98 लर्न करना है। H2SO4 के जैसा ही एक और होता है, उसका भी 98 होता है। एक और एसिड है
कौन से एसिड है? H3PO4। ये दोनों का मोलर मास तो सेम है बट इक्विवेलेंट मास सेम नहीं है, बिकॉज इक्विवेलेंट मास इज नथिंग बट मोलर मास बाय n फैक्टर। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड का मोलर मास कितना बनता है? 60, बट होता क्या है, डायमराइज करके रहता है, यानी इसका एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन रहता है। तो फिर 16 + 16 सॉरी 60 + 60 120 इसका अब कैलकुलेटेड है और थ्योरेटिकल इसका 60 है। या तो ये भी कुछ अपने पास एसिड्स हो गए। ऐसे कुछ बेसेस भी हम लोग देखेंगे। NaOH, सोडियम 23, हाइड्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन 16। तो NaOH का 40, KOH, पोटेशियम का कितना है इसका, और इन दोनों का ऐड कर दिया जाए। उसी तरह से अपने पास कुछ और, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब का आपको बाद में कैलकुलेट करना है, जिससे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और उस पर अच्छे से हैंड भी आ जाएगा। तो सारे एग्जाम्पल जो दे रहा हूँ उसको आपको लिखने के बाद इसको बाद में सॉल्व करना है, तो इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा इससे अच्छा। तो ये कुछ बेसिस है अपने पास। उसी तरह से अपने पास कुछ सॉल्ट भी है। NaCl कितना, सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5 मिलके हो जाएगा 58.5। KCl, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो इसके लिए आपको कुछ रेडिकल के वैल्यूज लर्न करने पड़ेंगे, लाइक नाइट कार्बोनेट, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन के 3, 16 16 16 48 + 12। ठीक है, तो इसका 60 प्लस ये माइनस ही कर दो, प्लस नहीं कर दो, माइनस कर दो, कुछ भी नहीं करते। ठीक है, तो कार्बोनेट, ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ऐड हो रहा है इसमें, हम लोगों को चेक करना है मास में इलेक्ट्रॉन नहीं आता। उसके बाद में सल्फाइड एंड सल्फेट, आप पहले सल्फेट लर्न कर लें और फिर उसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दें, तो सल्फाइड। नाइट्रेट, क्योंकि H2SO4 98 था, सल्फेट 96 है, तो लर्न करने में इजी हो जाएगा और उससे ये लर्न हो जाएंगे इजीली। 96 × 3 कर दो और ये एल्यूमिनियम का उसमें ऐड कर दो, 2 एल्यूमिनियम। ठीक है, उसके बाद में नाइट्रेट, अगर आपको नाइट्रिक एसिड का लर्न है तो नाइट्रेट इजीली समझ में आ जाएगा कितना है ना, इसका 62 है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिसकी हमें बड़ी नीड रहती है, तो ये हमें हमारे माइंड में रहे ये सब चीज़ें कैलकुलेशन में, तो इजी हो जाएगा अपने लिए, फटाफट मोलर मास निकल जाता है। ये फॉस्फेट, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड भी 98 था, 3 हाइड्रोजन चले गए उसमें से, तो कितना हो गया 95। सल्फेट 96 है और फॉस्फेट 95 है। तो ये कुछ हो गए अपने पास एसिड, मीन्स एसिड हो गए, बेस हो गए, सॉल्ट हो गए। कुछ और भी कंपाउंड लिए जा सकते हैं, लाइक पानी, लाइक अमोनिया, लाइक मीथेन, बहुत कॉमन गैस, मार्च गैस 16, 17 एंड दिस वन इज 18। हेवी वाटर, हेवी वाटर कितना, इसमें कुछ और अपना गुलू C6H12O6। और स्पेशली क्वेश्चन आता है केन शुगर पे। केन शुगर क्या होता है, अभी बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है अपन ने, क्या है सुक्रोज। तो सुक्रोज का कितना, यानी फॉर्मूला कितना, C12H22O11। अब इसमें करना क्या है कि अपने पास ग्लूकोज का 180, दूसरे ग्लूकोज का 180, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दो। 180 + 180 - 18 कितना होता है 342। इसका लर्न रखने का, क्योंकि इसकी भी नीड पड़ती है। और एक क्वेश्चन क्या आता है 3.42 ग्राम ऑफ शुगर केन, तो डायरेक्ट माइंड में आ जाना चाहिए कि ये तो इससे रिलेटेड है। उसी तरह से अपने पास कुछ और एग्जांपल जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, K2Cr2O7, KMnO4, और 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो अपने को प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन आए थे,
प्रिपरेशन आया था उनका इनऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक के प्रिपरेशन कौन से दो सॉल्ट, दो कंपाउंड, मोर सॉल्ट एंड पोटैश एलम। मैं दोनों का फॉर्मूला भी नहीं लिखूंगा। वैसी तरह से यूरिया, मिथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल लिख दिया हूँ ताकि इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो इसको आप लोग लिख लेंगे तो ये आपको इसके सॉल्व भी कर लेंगे। पहले मैं मेरा बना देता हूँ, बाद में आप इसको बढ़िया से नोट बना के चले जाना। तो ये था इसका मोलार मास, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको एटॉमिक मास बताया, फिर मोलार मास बताया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। और कौन सा मास होता है? इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? यस, ये होता है मोलार मास बाय एन फैक्टर। अगर कोई एटम के लिए निकालना है, एलिमेंट मेटल के लिए निकालना है, तो फिर उसके लिए एटॉमिक मास बाय एन फैक्टर। तो ये होता है एक्चुअली एक तो एटॉमिक मास बाय एन फैक्टर, या फिर मोलार मास बाय एन फैक्टर। बट पॉइंट यही है कि अब यहां पर ये तो समझाया जाए कि ये एन फैक्टर क्या है। तो सबसे पहले कौन सा? नाइट्रोजन बेस। अच्छा, बेस के लिए एन फैक्टर एसिडिटी होती है, एसिड के लिए उसकी बेसिसिटी होती है, मेटल के लिए उसकी वैलेंसी होती है, सॉल्ट के लिए उसका पॉजिटिव की नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, दो भी चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो लेना पड़ेगा। एंड रेडॉक्स रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इज पर मॉलिक्यूल, ये उसका एन फैक्टर होता है। तो एक एक से ले लेंगे, एन फैक्टर भी कवर कर लेंगे पहले। एन फैक्टर सबसे पहले लेते हैं मेटल के लिए। तो ग्रुप नंबर 1 जो मेटल होंगे, ग्रुप 1 के जो मेटल होंगे उनका एन फैक्टर 1 होगा। लाइक सोडियम, पोटेशियम है ना, रुबिडियम, सीजियम, सबका एन फैक्टर 1। ग्रुप 1 का एन फैक्टर 1 होगा, तो इसका जो एटॉमिक मास है वही उसका इक्विवेलेंट मास है। लाइक पोटेशियम 39, सोडियम 23, तो उसका एन फैक्टर 1 ही है, ठीक है। वैसे ही ग्रुप 2 में, ग्रुप 2 अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। ग्रुप 2 के 2 रहेंगे। लाइक कैल्शियम है, तो कैल्शियम का जो मोलर एटॉमिक मास है वो कितना है? कैल्शियम 40, बट उसका इक्विवेलेंट मास 20 आ जाएगा, है ना, 40/2। लाइक फॉर एग्जांपल कैल्शियम ग्रुप 3 में भी ले सकते हैं। ग्रुप 3 का 3 रहेगा, बहुत सिंपल सा है। एल्यूमिनियम 27/3, नथिंग बट 9 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम। लर्न करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी रिमेंबर रखना। तो ये हो गया पहले मेटल के लिए। फिर हम लोग आगे जाएंगे तो अपने पास एसिड आएगा। एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होता है? उसकी बेसिसिटी। और बेसिसिटी क्या होती है? बेसिसिटी किसको बोलते हैं? बेसिसिटी क्या होती है? एसिड, फॉर एसिड इट्स बेसिसिटी, नो डाउट मैं लिख लेता हूं। चलो, इट्स बेसिसिटी, चलो लिख लिया मैंने। आगे यस नंबर ऑफ H प्लस, H पॉजिटिव इन सोल्यूशन। देखिए उसके पास कितने हैं, ये उसका एन फैक्टर नहीं होता। लाइक H3PO4 है, बट सोल्यूशन में उसने एक ही रिलीज किया, तो वो रिएक्शन में उसका एन फैक्टर 1 होगा। 2 रिलीज किया तो उसका एन फैक्टर 2 होगा। 3 रिलीज किया तो उसका एन फैक्टर 3 होगा। तो मैक्सिमम 3 हो सकता है उसमें, बट वो 2 और 1 भी हो सकता है, डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। तो एन फैक्टर चेंज हो सकता है एसिड के लिए। बट फॉर एग्जाम्पल जो एक one H रिलीज करें, H पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड एज मोनोबेसिक एसिड, their basicity is 1. Like for example HCl is the best example, HNO3 is also the good example, and HNO2 भी रहेगा। एसिडिक एसिड जो ऐसा लग रहा है मुझे कि ये कुछ ज़्यादा का होना चाहिए। इसके पास 1H था, इसके पास भी 1H था, इसके पास टोटल 4H है। तो कितना?
अच्छा, तो वो कैसे पता करना अपन ने कि एक ही दे रहा है करके? उसको यस रिएक्शन एन फैक्टर कैलकुलेट करने से पहले उसको प्रैक्टिकल करके देखने का कि चलो पानी में डाले, 1 मिनट से रुक जाओ, 1 मिनट अभी पानी में डाल के आती हो, चेक करके क्या स्ट्रक्चर से कहता बता, वही तो चाहिए ना, यहाँ से 4 हाइड्रोजन है ना। अच्छा, आखिरी वाले हाइड्रोजन ले लेने का, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लो आखिरी में 3 है। हाँ, यानी जो H पॉजिटिव वो रिलीज करेगा, और रिलीज कब करेगा? जब वो अटैच रहेगा ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, फ्लोरीन से, इलेक्ट्रोनेगेटिव से, है ना, जब उसका आयनाइजेशन होगा। यस राइट, तो ये क्लियर कर लेने पड़ते हैं, नहीं तो फिर आपका एन फैक्टर कुछ के कुछ चल जाता है ना। तो इसलिए बेटर है कि थोड़ा सा बेसिक चीज़ है, लेसन का नेम ही बेसिक है। आपको लग रहा होगा मैं बहुत बेसिक से जा रहा हूँ, तो मैं बेसिक से ही जाऊंगा। आपको लग रहा है कि मैं बहुत बेसिक से जा रहा हूँ? आपको लग रहा होगा या फिर नहीं भी लग रहा होगा, बट ये लेसन स्टार्ट भी बेसिक से होता है तो एंड भी बेसिक से होता है। इससे आपका बेसिक बड़ा अच्छा बन जाता है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम बेसिक में ही होती है। ठीक है, या तो नाउ नेक्स्ट वन, और अपन बेसिक ही पढ़ रहे हैं, डाई बेसिक। डाई बेसिक के एग्जांपल H2SO4, मोलर मास कितना है H2SO4 का? 98 डिवाइड बाय 2 49, इसको उसका इक्विवेलेंट वेट बन जाएगा H2SO4। और ऑक्सैलिक एसिड भी इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, ऑक्सैलिक एसिड H3PO4 जो था, नहीं H3PO3 इसका एग्जांपल होगा। अब ये कैसे फाइंड करना सर, कि लर्न कैसे करना, मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए देखिए, सल्फर की जो ऑक्साइड है ना, उसका एन फैक्टर कभी चेंज नहीं होता। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है ना, उसका भी एन फैक्टर कभी चेंज नहीं होता। बट फॉस्फोरस का ऑक्साइड है, उसका एन फैक्टर चेंज होता है। तो उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे उसकी ट्रिक है, सब बता दूंगा आपको। ओके, ये तो डायबेसिक हो गया। और ट्राइबेसिक, ट्राइबेसिक का हमारे पास एक ही एग्जांपल है, या फिर हमें लर्न करना एक ही है, H3PO4। बट ये कैसे डिसाइड करना है कि इसका एन फैक्टर 3 है, इसका 2 है, या फिर H3PO2 का 1 है। तो उसके स्ट्रक्चर पे ये P, इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो पहले फॉस्फोरस बनाओ और एक डबल बॉन्ड O लगा दो, है ना। उसके बाद में जितने ऑक्सीजन है उतने OH बॉन्ड दे दो हाइड्रोजन के साथ, तीनों के तीनों बन जाएंगे। अब जो रिलीज कर सकता है, आपने बोला कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होता है सर वो रिलीज कर सकता है, तो ये 1, ये 2 और ये 3 वो रिलीज कर सकता है। इसके पास ऑक्सीजन कितने हैं? अच्छा, एक इधर चला गया, फिर बचे कितने? 3, तो वो कितने रिलीज करेगा? फॉर एग्जाम्पल अपने पास नेक्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है H3PO3 का। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनेगा? P डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे कितने हैं? एक OH, दूसरा OH और तीसरा H। अब कितने H रिलीज कर सकता है तो 3, बट रिलीज ओनली 2 कर सकता है, देयरफॉर इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। हाइड्रो ऑक्सीजन कितने हैं? 3, और उसका एन फैक्टर 2। ऑक्सीजन कितने थे? 4, एन फैक्टर 3। ऑक्सीजन कितने? एन फैक्टर। एंड नाउ लास्ट वन, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 और एन फैक्टर 1। तो ऑक्सैलिक फॉस्फोरस एसिड के जो ऑक्साइड है उनका एन फैक्टर लर्न करना कि जितने ऑक्सीजन है -1। तो वैसे ही इसका स्ट्रक्चर बनाकर इसका एन फैक्टर भी आप लोग फाइंड करेंगे। बट कभी कभी क्या हो जाता है, देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, इसका एन फैक्टर हमने देख लिया, इसका भी देख लिया, इसका भी देख लिया, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? m/3, इसका m/2 और इसका m/1, यानी उतना ही रहेगा। बट कभी कभी ऐसी रिएक्शन दी जाती है हमें, H3PO4 प्लस NaOH, क्या होगा? इसका H, इसका OH आगे वाले से H निकालेगा और रिप्लेस हो जाएगा NaH2PO4, ऐसा दिया है, प्लस वाटर। अब H3PO4 का एन फैक्टर तो 3 होता है, बट इस रिएक्शन में उसका एन फैक्टर कितना है? इस रिएक्शन में उसका एन फैक्टर हमें चेक करना है। तो सबसे पहले ये देख लो कि कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं? 1। तो वो वन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है, तो उसके लिए इसने एक H पॉजिटिव लिया होगा,
या फिर ये देख ले कि यहाँ पर कितने H एक्सचेंज हो गए, यानी कितने H सोल्यूशन में जा चुके हैं, एक। तो इस रिएक्शन में इसका एन फैक्टर 3 नहीं है। फॉर दिस रिएक्शन बोला है कि इस रिएक्शन का एन फैक्टर बताओ, तो इस रिएक्शन का एन में H3PO4 का एन फैक्टर, ठीक है ना। तो दैट डिपेंड ऑन द कंडीशन। ऐसा नहीं कि सर ने बोला था H3PO4 का सर ऑक्सीजन 4 -1 एन फैक्टर 3 खत्म, और वो ऑप्शन पहले रहेगा, ये ऑप्शन लास्ट में रहेगा, और ये आपका इस पे आपको क्वेश्चन आएंगे, एन फैक्टर पे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो ये है उसका एन फैक्टर, ये है उसका मोलर मास, ये है उसका इक्विवेलेंट मास। बट ये हो गया किसके लिए, ये हो गया है बेस के लिए, सॉरी एसिड के लिए। और किसके लिए होता है एन फैक्टर, बेस के लिए भी होता है ना। बेस के लिए क्या होता है एन फैक्टर, बेस के लिए होता है उसकी एसिडिटी। कौन सी एसिडिटी, यस वो एसिडिटी जिसमें हमें फंक्शन में इनवाइट किया था और पनीर ज़्यादा अच्छा बना था। सर पनीर अच्छा कैसे बनता है, पनीर बड़ा अच्छा बना था, साथ में गुलाब जामुन भी थे। एग्जैक्टली देखा, गुलाब जामुन और 2 खाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ज़्यादा खाने में आ गए तो उससे क्या हो गई, तो ये वो एसिडिटी नहीं है, उसके एसिडिटी तो पी और आएंगी। तो यहाँ पर ये एसिडिटी क्या होता है, नंबर ऑफ OH नेगेटिव रिलीज बाय बेस। तो इसमें भी अगेन ग्रुप 1 वाले जो मेटल होंगे वो जो बेस बनाएंगे उसका एन फैक्टर 1। फॉर एग्जांपल दैट इज कॉल्ड एज मोनो एसिडिक बेस। फॉर एग्जांपल दीजिए। अच्छा हाँ, LiLH4 राइट, वेरी गुड। अभी ऑर्गेनिक पर क्या है बेटा अपन, NaOH KOH है ना, they are strong base as well as monoacidic base. But what do you think about LiOH? This one is one of example in which S block element are generally form strong base, but LiOH is a weak base. ये strong base नहीं है और ये water में भी ज़्यादा soluble नहीं है। Okay, उसके बाद में लर्न रखने का मोनोबेसिक मोनोएसिडिक हो गया, देन डाई या फिर बाय एसिडिक इसमें आ जाएंगे ग्रुप 2 वाले। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और फिर आ जाएगा ट्राई तो करे, ट्राई का एक एग्जांपल मैं दे दूंगा एल्यूमिनियम OH थ्राइस, और दूसरा एग्जांपल आप दे देंगे BOH थ्राइस। अच्छा मतलब हाँ ना, एसिडिटी चेक कर रहे हैं हाँ ना, 3 लिखा बेटा, 3 लिखा, BOH3 वही लिख रहा हूँ, 3 ही लिख रहा हूँ, BOH3। ये मैं मानता हूँ ना एसिड है ना, नो डाउट इसका में है, एम्फोट्रिक है, एसिड और बेस दोनों होंगे। दिस वन अच्छा ये बेस नहीं है ये, यस हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो ये एक्चुअली बेस है ही नहीं, ये एक्चुअली एसिड है H3BO3। तो H3BO3 जो है इसका एन फैक्टर कितना है, और ये कौन सा बेस है, कौन सा एसिड है। एक्चुअली ये अपना खुद का H पॉजिटिव रिलीज नहीं करता, तो ये अरेनियस एसिड नहीं है। ये आगे वाले के पास से OH नेगेटिव लेता है, तो इट्स अ लेविस एसिड, इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, नेगेटिव एक्सेप्ट कर रहा है, और ये प्रोटॉन रिलीज नहीं कर सकता, नॉन प्रोटॉनिक है ये, बट ये पानी में एक H पॉजिटिव बना देता है, तो करके ये मोनोबेसिक है, मोनोबेसिक एसिड है, उसकी बेसिसिटी 1 है, वीक बेस है, आगे देखेंगे इसको व्हाटएवर। तो ये तो हो गया इसके लिए, और बताओ किसके लिए, एसिड हो गया, बेस हो गया, मेटल भी हो गया। नाउ सॉल्ट के लिए उसका चार्ज, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव और नेगेटिव। ओके, फॉर एग्जांपल KCl है, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एन फैक्टर 1। NaCl है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सब पॉजिटिव भी 1 है, नेगेटिव भी 1 है, एन फैक्टर भी 1 है, ठीक है। तो इन दोनों का एन फैक्टर 1 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल MgCl2 CaCl2
इनका इनफैक्टर पोटेशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे भी 2 नेगेटिव चार्ज है, एंड देयरफॉर इसका सॉरी कैल्शियम का भी 2 पॉजिटिव है और क्लोरीन का भी 2 है, ओवरऑल चार्ज, ओवरऑल इनफैक्टर 2 है। बट फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी तो सॉल्ट है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2CO3 से बना है, तो ये इसका इनफैक्टर कितना है कैल्शियम कार्बोनेट का? CaCO3। कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड CO3 2 नेगेटिव, तो इसका इनफैक्टर 2 रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, इनफैक्टर भी 2 रह जाएगा। वैसे ही अपने पास एल्यूमिनियम सल्फेट था, एल्यूमिनियम सल्फेट कितना, देखो यहाँ पे 2 है, ये 3 है, दोनों में से कोई एक डिसाइड कर लो। 2 + 3 5 होते बेटा। अच्छा क्या करना है इसको, कैसे इनफैक्टर 6 आ गया आपका, इसको डिसोसिएट किया तो 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3 टाइम्स SO4 2 नेगेटिव, तो ये 2 × 3 6 और इधर 2 × 6 2 × 3 6, तो 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव एंड देयरफॉर ओवरऑल +6 -6, तो कितना है ना, तो +6 -6 इज इक्वल टू, अच्छा कौन पढ़ा रहा है आपको मैथ, ठीक है, केमिस्ट इज नॉट मैथ, एंड देयरफॉर इसका इनफैक्टर हो जाएगा 6, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट मोलर मास बाय 6 होता है। ओके ये तो हो गया कुछ सॉल्ट, और क्या होता है इनफैक्टर, एसिड हो गए, बेस हो गए, मेटल हो गए, सॉल्ट हो गए, और क्या बच गया, और बच गया ना एक सबसे इंपॉर्टेंट तो बच गया है रेडॉक्स। एक्चुअली रेडॉक्स अपने को एक लेसन दिया है, बट ना मोल कंसेप्ट में रेडॉक्स के बहुत सारे कंसेप्ट बता दूंगा आपको, बट सेपरेट टॉपिक भी लेंगे हम लोग उसको, क्योंकि और अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो रेडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है वो उसका एन फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल N2 N3 नेगेटिव, ऐसे कोई रिएक्शन है कि N2 N3 नेगेटिव बना रहा है, या फिर इसको आप बोलेंगे सर कैसे पॉसिबल है, तो N3 नेगेटिव इसका नाम क्या है, N3 नेगेटिव, यस, जो भी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसमें लगाते हैं अपन डी, एंड देयरफॉर ये हो जाएगा नाइट्राइट। बैलेंस करने के लिए आगे 2 ले लेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये एक नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 नाइट्रोजन 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो इसका एन फैक्टर कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है 6। तो एन फैक्टर डिपेंड ऑन द कंडीशन, किसके लिए पूछ रहा है, इसके लिए पूछ रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस N3 नेगेटिव, तो उसमें उसका मोलर मास बाय एटॉमिक मास बाय कितने मॉलिक्यूल है, 2 के लिए कितने हैं, सिर्फ 1 के लिए कितना 3। और अगर इक्विवेलेंट वेट पूछा है N2 के लिए, तो उसमें m/6, दैट्स द डिफरेंस, यू शुड रिमेंबर। तो अगर इसका निकालना है तो इसका एटॉमिक मास कितना है नाइट्रोजन का 14/3, और अगर इसका निकालना है नाइट्रोजन का तो 28/6। यस, इसको कर लो अपने माइंड में फिक्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है। ऐसा ही दूसरा और एग्जांपल ले लेते हैं, O2 से O2, अरे सर क्या प्रॉब्लम है इसमें, O2 से O2, यस, ये ऑक्सीजन, ये डाइऑक्सीजन है, ये ऑक्साइड है, बैलेंस कर देंगे, इसको 2 ले लेंगे। ऐसा करने के लिए इतने किसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2 ऑक्सीजन ने
4 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो अपने पास O2 विथ 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो उसका इक्विवेलेंट वेट किसका निकालना है? इसका निकालना है, इसका इक्विवेलेंट वेट, इसका इन फैक्टर, इसके एक मॉलिक्यूल ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 4। और इसका निकालना है ऑक्साइड का, तो इसका हो जाएगा 2। यानी अगर मुझे O2 का निकालना है, O2 तो क्या होगा 32/4, और एंड मुझे निकालना है O2 नेगेटिव का ऑक्साइड 16/2। नथिंग बट दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है। सेम ही आ रहा है तो क्यों कर रहे इतना? हर टाइम नहीं आएगा ना, इसमें आएगा नाइट्रोजन के लिए, इसमें भी नाइट्रोजन के लिए सेम आया। ठीक, और बताते हैं। तो ये ऑक्साइड हो गया, नाइट्राइड, ऑक्साइड, एंड एक होता है क्लोराइड। क्लोराइड में चलो अब ओरली बताओ, अब बहुत हो गया। अब बता इसमें कितना है इसका इन फैक्टर? इसका इन फैक्टर बैलेंस रिएक्शन, इसका इन फैक्टर 2 है, और इसका इन फैक्टर 2 के लिए 2, 1 के लिए 1, तो इसका इन फैक्टर 1 रहेगा इसके क्लोराइड के लिए। तो इसका 71/2 नथिंग बट 35.5। तो क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट 35.5 होता है, एज वेल एज क्लोराइड का भी 35.5 ही होता है। तो और एक ऑक्सीजन का लर्न करना आप कि 8 होता है, क्लोराइड के लिए 35.5 होता है, और एक हाइड्रोजन के लिए 1 होता है। तो ये इसका इन फैक्टर होता है। बट हमारे पास 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। कौन से? एक KMnO4 और दूसरा K2Cr2O7। दोनों का लर्न कर लेना, मैं कंसेप्ट बता दूंगा बट इसको लर्न कर लेना कि K2Cr2O7 का इन फैक्टर बहुत बार बता चुके हैं, 5, 3, 1 नहीं होता, K2Cr2O7 6 होता, और KMnO4 के लिए 5, 3, 1 होता है रिस्पेक्टिवली। तो चलो देखते हैं K2Cr2O7, इसका कलर क्या होता है? इसका ऑरेंज होता है, बट इसको जब बेसिक मीडियम में ऐड करते हैं ना, इसका येलो हो जाता है। देखा बैक्टीरियल केमिस्ट्री पढ़ने का रिजल्ट। तो ये Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr3 पॉजिटिव इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दूसरा। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं कितने हैं। तो सबसे पहले क्या करें, जो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसके आइटम को बैलेंस करो। तो क्रोमियम कितने हैं? 2। ऑक्साइड जो है इसका ऑक्सीडेशन चेंज नहीं होता है, सपोज H2 वगैरह बनाएगा तो इधर भी -2 इधर भी -2 है, तो इसको कोई बैलेंस करने की नीड नहीं है, बट बैलेंस करना ही है तो कर सकते हैं। कितने ऑक्सीजन? 7। और अगर 7 ऑक्सीजन तो इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 14। तो यहाँ पे H पॉजिटिव कितने? 14। हो गया बैलेंस रिएक्शन, ये इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस्ड है। और इक्वेशन बैलेंस से नहीं है तो ये चेक करने के लिए हाफ रिएक्शन एक्चुअली चार्ज चेक करो दोनों साइड का। इधर का चार्ज कितना है? +6। ओहो, अगर इधर का भी +6 आता है तो ये बैलेंस है, नहीं तो बैलेंस नहीं है। इधर का भी 6 आना चाहिए, बट मुझे डर लग रहा है कहीं अगर रॉन्ग हो गया तो मुझे गड़बड़ हो जाएगी। कैसे? अब देखिए यहां पर, अब इसके लिए हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 6, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर अपने पास 6, एंड ऐसे कितने क्रोमियम है? 2, तो दोनों का कितना हो जाएगा? 12। यहाँ पे इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3, ऐसे कितने क्रोमियम है? 2, तो उस पर चार्ज आ जाएगा 6। तो ये 12 से जा रहा है 6 तक, तो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाएंगे? 6। तो K2Cr2O7 का इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मोलर मास बाय 6। और आपको इसका मोलर मास भी पता होना चाहिए K2Cr2O7। ठीक है, K2Cr2O7 का मोलर मास इसको यहाँ पे कैलकुलेट करके उसके बाद उसका इक्विवेलेंट वेट भी कैलकुलेट करके लिख लेना। और ये दोनों भी PYQ है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 नीट का PYQ है। ऐसे दूसरा कौन सा? ऐसा दूसरा बताया KMnO4। KMnO4 का कलर यस हर्पल याद रखो, कौन सा है? पर्पल है। और मीडियम, अच्छा K2 से KMnO4 का कलर पर्पल, और K2MnO4 का कलर इट्स अ ग्रीन।
Mn2 पॉजिटिव में पिंक होता है, Mn ऑलवेज पिंक नहीं होता। या तो इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7। तो इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम ये कहाँ तक जाता है, +2। कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, +7 से +2 तक 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसका इनफैक्टर, अरे हाँ एक और चीज बतानी थी मुझे, देखो इक्विवेलेंट वेट इसका पूछा है अपन ने, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cr2O7, K2Cr2O7। अगर K2Cr2O7 की बात चल रही है तो उसका m/6 होगा, बट अगर मैं इसका पूछता हूँ Cr3 पॉजिटिव का, तो उसका कितना है, अरे 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है ना भैया, है ना, दो से मल्टीप्लाई किया ना, 6 आ गया ना, फिर 2 के लिए 6 है तो 1 के लिए 3 है। तो डिपेंड ऑन इसका इनफैक्टर 6 है बट इसका इनफैक्टर 3 है, तो ये अलग अलग रहेगा। वैसे एसिडिक मीडियम में Mn कहाँ तक जाता है, तो इलेक्ट्रॉन 5, तो ये ऑलवेज 5 तक नहीं जाता। न्यूट्रल मीडियम में बोलो या फिर ये स्ट्रॉन्ग बेसिक में ये वहाँ तक नहीं जाएगा। तो हमें लर्न कर लेना है MnO4 का एन फैक्टर कौन से मीडियम में वो कहाँ तक जाता है, बताओ। सबसे पहले एसिडिक, एसिडिक में 5 कैसे 5, क्योंकि जाता कहाँ तक है, Mn2 तक जाता है, तो n की वैल्यू हो जाती है 5। इन केस ऑफ न्यूट्रल एंड वीकली बेस, कितना, n फैक्टर तो 3 होता है, यानी वो कहाँ तक जाता है Mn, +7 से +4 तक जाता है, यानी n फैक्टर 3। एंड इन केस ऑफ बेसिक मीडियम, ये बेसिक स्ट्रॉन्ग बेसिक कितना, Mn+6 तक जाता है, तो n फैक्टर 1 हो जाता है। तो ये 5, ये 3 और ये 1, तो इसको लर्न कर लेना, 5 3 1, यही मैं पॉइंट बोल रहा था और यही पॉइंट आप भी बोल रहे थे। तो ये हमने अब तक देख लिया, एटॉमिक मास, मोलर मास, और फाइनल ये भी देख लिया इक्विवेलेंट मास। और जो जो एग्जांपल दिए सबको जाकर लिखकर प्रैक्टिस कर लेना अच्छे और लर्न कर लेना। वो जो मोर सॉल्ट है उसका एन फैक्टर कितना है, लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं रुक जाता हूँ। अच्छा 1, एंड दैट्स फन। कैसे 1, कितने इलेक्ट्रॉन, सर 1 होगा। या Fe मोर सॉल्ट का क्या होता है फॉर्मूला, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट, ना सल्फेट आगे जा सकता है ना अमोनियम कुछ कर सकता है, ओनली किसका कन्वर्शन होता है, फेरस का। Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव, तो मोर सॉल्ट का इनफैक्टर 1 है। तो आप मुझे उसका मोलर मास बताओ, इक्विवेलेंट मास मेरे पे छोड़ दो, उसका मोलर मास जितना है उसका एन फैक्टर तो 1 ही है, वही उसका। तो जब एन फैक्टर 1 हो जाएगा, दैट टाइम इफ एन की वैल्यू 1, दैट टाइम उसका मेरा मोलर मास ही मेरा मोलर मास ही मेरा इक्विवेलेंट मास है। यस, और यही आपसे आस है कि आप इसको जाके अच्छे से रिकॉल करेंगे और इसको लर्न करेंगे। स्पेशली कुछ मोलर मास आपको लर्न कर लेने हैं, टाइम नहीं हमारे पास एग्जाम के टाइम में उसको कैलकुलेट करने का भी। यस, तो आज मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी आपको, आप लोग उसको अपने पास बना ले। तो चलो दोस्तों, अपने यहाँ पे क्लास खत्म होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए होगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बाकी हम लोग कल मिलते हैं, चलो बाय।